सुख दोष एक नया चैप्टर है ना। सुख दोष को क्या है, गुह्य रोग भी कहा जाता है। सुभाष भट्ट ने क्या बोला है, गुह्य रोग पढ़ा है। गुह्य रोग विज्ञानी अध्याय में इसका वर्णन किया है। तो गुह्य रोग इसे बोलते हैं, गुप्त रोग टाइप के। सुभाष भट्ट ने इसको गुह्य रोग बोला हुआ है, ठीक है ना। तो गुह्य रोग एक तरीके से पर्याय है ना। भागवत ने इसका प्रयोग किया है। और शुभ दोष, समस्त प्रकार के जो शुभ दोष होते हैं उसके बारे में बताया गया कि लिंग वृद्धि कारक योगों के मिथ्या प्रयोग से उत्पन्न होता है। तो पहले जबकि साइंस इतना एडवांस नहीं होता था, बहुत सारी ऐसी योग प्रचलन में थे। जैसे बहुत सारे तुम चीजें पढ़ते हो वाजीकरण उनसे संबंधित, तो कुछ ऐसा है लिंग वृद्धि कारक योग का प्रयोग किया जाता था। तो अगर उनका सही प्रयोग नहीं हुआ तो उससे शुभ दोष संबंधित जो गुप्त रोग बोलते हैं, वही रोग वो उत्पन्न हो जाते थे। शुभ दोष के प्रकार सिंपल है। शारंगधर ने 24 बताए हैं, द नंबर इज अबाउट 24। वाघभट जी ने कितने बताए हैं, 23 बताए हैं। वाघभट ने कितने बताए हैं, 23 बताए हैं, ठीक है ना। सुश्रुत के 18 है, जिसमें कि 14 साध्य कैटेगरी में आते हैं और 4 असाध्य होते हैं। तो 4 असाध्य के नाम याद करना इजी है, तिमा भीमा करके अपन याद कर सकते हैं। तिलकालक, मांसपाक, विद्रधि और मानसारभूत। तो विद्रधि यहाँ पर आप देखिए, अपन विद्रधि के भेद अपन एक इंडिविजुअल डिसीज पढ़ते हैं विद्रधि को, और सुख दोष के अंतर्गत भी विद्रधि है। तिलकालक अपन ने क्षुद्र रोग में भी पढ़ा था, तिलकालक यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना। इनके नाम जैसे है, सरसपिका है, ठीक है। तो सरसपिका भी आप देखिएगा तो कफ और रक्त दोष की प्रधानता है ना, केआर करके है। अष्ठीलिका है, इसमें वात दोष की प्रधानता है, ठीक है। ग्रथित नामक एक शोक दोष है जिसमें कफ है, कफ दोष की प्रधानता है। कुंभीक है, कुंभीक में रक्त और पित्त की प्रधानता है, ठीक है। अलजी अपन नेत्र रोग में पढ़े थे, दोष के बारे में कोई बहुत स्पेसिफिक नहीं है। मृदित में वात दोष की प्रधानता है, ठीक है। समूढ़ पीड़िका हो गई, समूढ़ पीड़िका में बात है। अवमंथ है, कफ रक्त है, अवकर ना, कफ रक्त दोष की प्रधानता हो गई इसमें, ठीक है। पुष्कारिका है, पुष्कारिका में रक्त पित्त है, जैसे कुंभी था वैसे पुष्कारिका है। फिर इसके बाद स्पर्श हानि है, स्पर्श हानि में रक्त दोष है, वात मत लगा देना, है ना। उत्तमा में भी रक्त पित्त है, मतलब 3 रक्त पित्त वाली तुम्हें चीजें मिल गई इसमें, है ना। उत्तमा हो गया, पुष्कारिका हो गया, कुंभिका हो गया। फिर शतपूनक है तुम्हारा, शतपूनक तो वात रक्त दोष की प्रधानता है शतपूनक में। और जो भगंदर पर पढ़ते हैं उसमें क्या है, वात दोष की प्रधानता होती है। तो थोड़ा अंतर है, ध्यान रखना, है ना। इसके बाद नेक्स्ट में क्या है तुम्हारा, शतपूनक, स्पर्शानी, उत्तमा। फिर आएगा तुम्हारा शोणितार्बुद। शोणितार्बुद में एक लक्षण आता है, वस्ती में उग्र रुजा होती है, तीव्र पीड़ा होती है, ठीक है ना। त्वक्पात में रक्त पित्त आता है ना, त्वक्पात का लिख लेना। शोणितार्बुद का एक लक्षण याद रखना, बस्ती में उग्र ऊर्जा का होना, बस्ती में उग्र ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, तीव्र पीड़ा उत्पन्न होती है। फिर मांसार्बुद, अभी जानते हो खतरनाक वाले मांसार्बुद है। फिर है मांसपाक सन्निपातज, विद्रधि सन्निपातज, तिलकालक सन्निपातज, है ना। ये सब तीनों जो है सन्निपातिक हैं, ठीक है। और इसमें तिलकालक जो अपन पढ़ते हैं थोड़ा अलग है इससे, है ना। इन्होंने लिखा है मेढ्र निशेष काला होकर नष्ट हो जाता है। तिलकालक इसमें क्या है, मेढ्र निशेष का मतलब पूर्ण रूप से, निशेष काला होकर के, निशेष का मतलब पूर्ण रूप से काला होकर नष्ट हो जाता है। निशेष मतलब कंप्लीट।
ठीक है ना। तो ये कुछ हो गया तुम्हारे। फिर इसके बाद प्रमुख सूक्ष्म दोषों के और लक्षण यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। सरसपी का क्या एक और सरसप के तुल्य होता है, छोटे छोटे दाने निकलते हैं। कुंभिका में क्या होता है, जाम्बवस्थी निभम, जामुन की गुठली के जैसा इसमें क्या है, पिड़िकाएं निकलती हैं शिश्न में, लिंग प्रदेश में। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जाम्बवस्थी निभम। फिर पुष्कारिका है, पद्म पुष्कर संस्थान, इसी टाइप का और अपन कुछ पढ़े थे, इंद्रवृद्धा पढ़े थे ना। तो इस चीज को ध्यान रखें। शतपूनक में क्या आता है, छिद्रैः अणुमुखैः वस्तु है ना, वात शोणित, छोटे छोटे से छिद्र निकलते हैं, होते हैं, और उसमें वात और कफ उसकी प्रधानता होती है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, है ना। फिर है उत्तमा जो होता है, मुद्ग मासोपमा, इसमें मूंग और उड़द दोनों के जैसा बताया है, छोटा बड़ा साइज हो सकता है। ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, 2-3 लक्षण काफी अच्छे हैं, जम्बस्त्रिभम, पद्म पुष्कर संस्थान और मुद्ग मासोपमा करके। ठीक है। फिर है प्रमुख सूक्ष्म दोषों की चिकित्सा। तो अष्टयिका में ये बताया गया है कि सबसे पहले आप जरौका को अप्लाई करना है, इसके बाद शस्त्र छेदन करना है अगर अच्छे से ठीक नहीं हुआ तो। और बडिश को निकालने के लिए, उत्तमा को निकालने के लिए, मतलब पीड़िका को बडिश यंत्र से निकालते हैं ना। तो याद रखना कौन सा यंत्र यूज कर रहे हैं, बडिश यंत्र। बडिश से वैसे आहरण करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं किसी चीज। ठीक है। तो ये तुम्हारे हो गए, है ना। अब जैसे बाघवट के अगर थोड़ा डीप में कर जाना लगे तो पूछेगा नहीं, एक भालुकी नामक आचार्य, उन्होंने भी 19 संख्या बताई है। संख्या भालुकी के अनुसार भी ऐड कर लेना। भालुकी नामक आचार्य ने कितनी बताई है, 19 संख्या बताई है। तो बाघवट के जो 23 होते हैं, तो 18 तो लगभग सुश्रुत के जैसे हैं, उपदंश, मांस, कीलक, निवृत्त, अवपाटिका और निरुद्धमणि करके 5 और इन्होंने ऐड कर दिए हैं। ठीक है ना। यानी कि सुश्रुत के जैसा होगा प्लस 5 एक्स्ट्रा जो रहेंगे तुम्हारे, उसमें नाम आता है उपदंश। ध्यान रखना, सुश्रुत में उपदंश अलग से होता है, उपदंश भी आती है ना। मांस कीलक, ठीक। फिर है निवृत्त के नाम से डिसीज। फिर है अवपाटिका और निरुद्धमणि। निरुद्ध प्रकाश में जिसमें पढ़ रहे थे, निरुद्धमणि बोला हुआ था ना। तो ये याद रखने वाली बात है, उपदंश को भाई इन्होंने कोई रोग माना, कोई इसमें एसटीडी होता है उपदंश, है ना। निवृत्त अवपाटिका याद रखिए, निरुद्धमणि, है ना, क्षुद्र रोग में नहीं, इन्होंने इसको यहाँ भी बताया हुआ है। ठीक है ना। अब इसके बाद है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो कि कण से संबंधित है। सुश्रुत ने काफी फेमस, जैसे चरक ने महाकछाय बताया है, तो ऐसे सुश्रुत में क्या है, विभिन्न प्रकार के गण बताए हैं और उनके अलग अलग इंडिकेशंस। ठीक है। तो यहाँ आपको बस उसके इंडिकेशन पे जाना है, एंटर पे नहीं है। ठीक है। तो सुश्रुत के अनुसार प्रमुख गण उनके कर्म, जैसे वरुणादि गण काफी इफेक्टिव है। ठीक है ना। तो ये कफ मेद नाशक गण होता है, ध्यान रखिएगा। और इसका प्रयोग जो होता है अभ्यंतर वित्रदेह की चिकित्सा में भी करते हैं वरुणादि गण। तो कफ में वाली कोई भी संप्राप्ति हो, आप इसको बिल्कुल यूज कर सकते हो। ठीक है। इवन डायबिटीज में यूज कर सकते हो, जेनाइटल यूरिनरी प्रॉब्लम अगर किसी को हो रही है, स्टोन की प्रॉब्लम है, वहां यूज कर सकते हो, वजन कम करना है वहां यूज कर सकते हो, बहुत सारी इंडिकेशन। उष्कारी गण जो है शर्करा, अश्मरी और मूत्र कृच्छ नाशक होता है। ठीक है। शर्करा, अश्मरी और मूत्र कृच्छ नाशक होता है। ठीक है। तो ये 3 इसके इंडिकेशन है, मैस, मूत्र कृच्छ, अश्मरी और शर्करा नाशक। आरक आदि जो है कफ तो नष्ट करता है, बड़ी विष नाशक होता है। और ये व्रण शोधक है, ध्यान रखना, व्रण शोधक, दुष्ट व्रण शोधक, ऐसे शब्द आएंगे, इसमें कंफ्यूजन होता है। ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा व्रण शोधक गण। फिर इसके बाद साल सर आदि तो तुम लोगों ने पढ़ा ही होगा कि प्रमेय बहुत जबरदस्त इंडिकेशन है इसका। ठीक है। और ये भी जो है कफ और मेद, प्रमेय में अगर आप देखो तो मेन जो दोष दूषित होता है वो कफ होता है,
और जो दूसरा होता है मेल होता है, उसके लिए काफी इफेक्टिव। तो प्रमेय के साथ, प्रमेय तो है ही लेकिन पांडु को भी याद रखिएगा। वीर तरवादी गण जो होता है ये मूत्र कृच्छ स्मरी और शर्करा नाशक, ठीक है। तो ये तुम्हारा उसका आदिन जैसा है, ठीक है, उसका आदिन जैसा है, MAS इसमें भी आएगा, मूत्र कृच्छ स्मरी और शर्करा नाशक ये भी। तो वीर तरवादी और उसका आदि एक जैसे मिलते जुलते हैं तुम्हारे। फिर है अंजनादि गण है रक्त पित्त नाशक, है ना। और इसके बाद है विदारी गंधारी गण जो है पित्तवात सामक होता है, ठीक है, ध्यान रखना इनमें दोष। वापी की विदाई, है ना। फिर इसके बाद रुद्रादि गण है, ये भी देखिए कप में के ऊपर, कप में के ऊपर कई सारी चीजें हो रही है ना, लेकिन ये कसाय चूंकि होता है तो इसलिए रिसार स्तंभन का काम करता है, तिसार नाशक होता है। अर्कादि गण होता है, इसमें जो है ना ये भी कप में के ऊपर काम कर रहा है। ये विष में, अर्कादि जो है विष में, कृमि में, कुष्ठ में, इन सब में उपयोगी है, लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो है ये विशेष करके व्रण शोधक है। ये व्रण का शोधन कराने वाला होता है, ठीक है ना, अर्कादि। इसके बाद शोरशादि गण काफी फेमस है ना। तो शोरशादि का जानते हो ना, कृमि में सबसे ज्यादा इसका इंडिकेशन है ना, कृमि रोग। तो कृमि है, प्रतिश्याय है, कास है, श्वास है, इन सब में शोरशादि गण का प्रयोग किया जाता है। सुरसा काकी को श्वास प्रतिश्याय हुआ। तो इसमें नहीं है, देख लेना। फिर इसके बाद मुष्कादि गण है, प्रमेह पांडु अर्श शर्करा नाशक है, मुष्कादि है ना, प्रमेह पांडु शर्करा और अर्श नाशक होता है, ठीक है ना। पिपल्यादि गण बहुत फेमस है, आम पाचक गण होता है पिपल्यादि, ठीक है ना। केलादि गण, ये देखो कफवात वाले में बहुत ज्यादा कई सारी चीजें आ गई ना। विष नाशक भी हैं कई सारे, तो देख लीजिए गट्ठान वर्ण प्रसादन का काम करता है ये ना, त्वचा में निखार लाएगा। श्यामादि गण जो होता है ये भी देखिए विष में यूज है, गुल में है, आदमान है, उदावर्त नाशक गण है ये, ठीक है ना। तो इस पे अभ्यास करना पड़ेगा, बहुत सारे डेटा है इसमें, है ना। फिर है काकुल्यादि गण, जानते हो सब, बहुत अच्छा गण होता है ना। दृश्य है, जीवनी है, ब्रंगणी है, प्रमोटिव है एक तरीके से काकुल्यादि गण, ठीक है ना। तो बड़ा अच्छा इंडिकेशन है। आरक, फिर आमलक्यादि गण ध्यान रखिएगा, नेत्र रोग नाशक गण होता है, ठीक है। जैसे आमलक्यादि हो गया, जैसे त्रिफलादि गण होता है ज्वर नाशक गण, ठीक है, लेकिन आमलक्यादि क्या है, नेत्र रोग नाशक गण है, ठीक है। त्रप्वादि गण देखिए, इसमें क्या है, गर दोष, देखा अपन विष दोष तो बहुत पढ़े थे, गर दोष और कृमि दोष नाशक होता है, ठीक है। और लाक्षादि गण जो होता है दुष्ट व्रण शोधक गण, ये बताया गया है। दुष्ट व्रण शोधक, व्रण शोधक तो सामान्य थे, बहुत ज्यादा अगर कॉन्टिमिनेटेड व्रण है तो उसमें भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। व्रण शोधन के लिए देखिए शाल सरादि गण का प्रयोग है, रोपण के लिए निक्रोधादि गण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और बहुत ही फेमस तुम्हारा इधर आ गया दुष्ट स्तन शोधक जो होता है, वहम मतलब बचादी, हरिद्रादि, मुस्तादि, ये तीन गण जो होते हैं स्तन शोधक गण होते हैं। अश्मरी शर्करा नाशक में भी ये तीन तुम्हारे आ जाते हैं, ठीक है। यूवीएम मतलब उसकादि, वीर तरवादी और मुस्कादी, ये तीन गण होते हैं शर्करा अश्मरी नाशक। सुश्रुत के अनुसार श्रेष्ठ, ये सब पूछा गया एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। कुष्ठ में जो श्रेष्ठ बताया गया सुश्रुत में, खदिर और बीजक को बताया गया, ठीक है। चरक ने किसे श्रेष्ठ बताया है, कुष्ठ में अच्छा यूज बताइए ना, चरक ने किसको बताया। अरे औषधि बताओ, खदिर है ना, यहाँ बीजक आता है, विजय साहब, जैसे बीजक का ये प्रमेय में बड़ा यूज है ना। लेकिन ये याद रखिएगा, कुष्ठ जो होता है, कुष्ठ में खदिर और बीजक है ना, कंफ्यूज मत होना। अर्श में क्षाराग्नि, कुटज और भल्लातक। क्षाराग्नि तो अपन प्रयोग करते ही हैं,
कुटज और भल्लातक का भी प्रयोग, वत्सक और भल्लातक, है ना। तो ये हो गया। तो हमारा प्रमेय में श्रेष्ठ क्या है? हरिद्रा। अपन जब आगे पढ़ते हैं तो निशा अमल की करके आता है, अमल की भी आ जाता है उसमें ना, हरिद्रा और अमल की। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा। सुश्रुत के अनुसार कुष्ठ में, अर्श में, प्रमेय में कौन बेस्ट है? तो खदिर बीजक, क्षाराग्नि, कुटज और भल्लातक अर्श में है, और है हरिद्रा है प्रमेय में। अब देखिए कुछ चीजें हैं कि सतपूर्णक का सबको पता ही है, भगंदर का एक टाइप भी अपन वार्तिक भगंदर का पढ़े हुए थे, है ना। अशोक दोष में भी अपन ने पढ़ा है, तो ये दोनों जगह ये आता है। सरसपिका जो है प्रमेय पीड़िका भी है और सूख दोष भी है सरसपिका, ठीक है ना। तिलकालक जो है क्षुद्र रोग भी है और सूख दोष भी है तिलकालक, ठीक है। अब उपदंश के जब निदान पढ़ते हैं तो अति मैथुन और अति ब्रह्मचर्य दोनों को बताया गया है कि भैया इसके कारण हो सकते हैं। अति मैथुन तो समझ में आता है कि एसटीडी है, बट अति ब्रह्मचर्य भी बता रहे, ठीक है। तो ये इस चीज को थोड़ा सा गौर फरमाना, ठीक है ना। तो उपदंश वैसे भेद सुश्रुति कितने बताए हैं? 5 भेद बताए उपदंश, ठीक है। रक्तज और सन्निपातिक उपदंश को असाध्य माना गया, ध्यान रखना। कौन कौन से? सन्निपातिक और रक्तस, ठीक है ना। इसमें अवधरणम चा सेफसह कृमि प्रादुर्भाव, इसमें सेफ यानी कि शेष में अवधरण या क्लियर हो जाता है और कृमि उत्पन्न हो जाती है ना, ऐसा बताया गया। तो ऐसा उपदंश जो है जनरली असाध्य होता है, ठीक है। फिर इसके बाद है किन किन डिसीजेज में सन्निपातिक भेद नहीं होता है। तुम्हारा काम आसान कर दिए, छाटोगे से ग्रंथि, वृद्धि, अर्बुद, अभिषंद, अधिमंत, है ना। और भी है बाकी, जैसे कि तीन है तो उसमें कहाँ से सन्निपातिक अपन आएंगे, जैसे बंसरी, गलगंड, है ना। लेकिन ये थोड़ा फेमस है, ग्रंथि, वृद्धि, अर्बुद, अभिषंद और अधिमंत, इन सब में क्या होता है? सन्निपातिक भेद नहीं पाया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद है तुम्हारा स्तन रोग में दूष्य क्या है? मांस और रक्त। सुश्रुत ने स्तन रोग के नाड़ी के समान 8 और बाद में संख्या 5 बताई है। तो 8 भी बताया, 5 भी बताया, इन दोनों में से कुछ भी आ जाए लगा देना। मांस और रक्त इसके दूष्य होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट में चलिए, कुछ प्रमुख योग हैं सुश्रुत संहिता से संबंधित, सुश्रुत से संबंधित। तो इसमें व्रण हेतु अपन ने पढ़ाई था कि चक्र तेल है, द्विकरंज तेल है ना, ये यूज किया जाता है। विद्रधि में करंजादि घृत यूज किया जाता है। अभी कहीं आया था ना, करंजादि तेल भी आया था, खाली वाला आया था ना, इंद्रलोक में आया था। हाँ, सद्यो व्रण के लिए देखिए, त्रयोदशांग तेल, चित्रा तेल, चक्र तेल। अब चक्र तेल बेचारा हर जगह आ रहा है, देख रहे हो, चक्र तेल यहाँ भी आया, लेकिन बला तेल भी है, ठीक है ना, बला तेल भी है इसमें, है ना। बला तेल जन्नी, बला तेल बहुत जगह यूज हुआ है ना, चाहे तुम प्रसूता में, गर्भिणी में, बात व्याधि में, कहाँ कहाँ तो नहीं है ये बला तेल, ठीक है। फिर इसके बाद भग्न के लिए फिर से चक्र तेल तुमको दिख रहा है। गंध तेल अपन ने पढ़ा था ना उस दिन, ये राजा के योग्य वाला कौन सा था? गंध तेल। और आम तेल है, तल भग्न में भी अपन ने शायद पढ़ा था ना, आम तेल का प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद अर्श में अपन ने पढ़ ही लिया, भल्ला तक यूज करते ही हैं। विसर्प का काफी फेमस है, गौर यादि घृत, है ना, गौर यादि घृत ये मौलिक है विसर्प। कुष्ठ में देखिए क्या है, महातिक्त है, वज्रक तेल है, नील घृत है, महानील घृत है। तेल वगैरह अपन पढ़ते थे खालित पालित में, चरक में, अगर याद हो तुम लोगों को, है ना। लेकिन घृत अगर आ जाएगा तो कुष्ठ में यूज कर रहे हैं, है ना। वज्रक तेल याद रखिएगा, है ना, ये है इसमें। ये बहुत बार पूछा गया है कि भैया अयस्कृति का प्रयोग कहाँ बताया है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहा है। तो अयस्कृति आपको महाकुष्ठ में मिलेगा, ठीक है ना, ध्यान रखना, महाकुष्ठ में अयस्कृति का उल्लेख है। मधुमेह में देखिए आपको शिलाजीत है, माक्षिक है, और तुवरक तेल। हालांकि मधुमेह भले आता है ये, हाँ, कुष्ठ में भी बताया गया। अगर मान लो आपको सिर्फ पूछ रहे कहाँ यूज करते हैं, तो मधुमेह कुछ दोनों आएगा। लेकिन अगर पूछ के रोगाधिकार टाइप को बता दो तो भैया आपको मधुमेह बस चुनना, ठीक है ना।
तो याद रखिएगा, प्रमेय पीड़िका में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, धान्वंतर घृत, नवाय श्लो, ये सब पढ़ लिए हो ना। नवाय श्लो, नवाय श्लो काश्यप ने कहाँ प्रयोग बताया है, जल्दी बताओ। सोच में, वेरी गुड। प्रमेय है आप में, और देख लीजिए कि भैया लोहारिष्ट और नवाय श्लो ये सब आ रहे हैं। तो लोहारिष्ट भी है, पांडु में मत लगा के चलेगा, नवायसर को लगा देना, ठीक है ना, शशोत का अगर मत आए तो। उदर रोग में क्या है, षटपल घृत है ना, षट उदर कफज गुण में भी शायद आया था ना। फिर इसके बाद है तुम्हारा तूनी, तूनी में क्या है, ये थोड़ा पिपल्यादि चूर्ण, आम पिपल्यादि गण आम पाचक था, लेकिन पिपल्यादि चूर्ण जो होता है तूनी प्रतूनी में प्रयोग किया, ये वात व्याधि में पढ़ते हैं। अपस्मार में बहुत फेमस है सिद्धार्थ घृत, ये सब पूछे गए क्वेश्चन, पंचगव्य घृत, बिल्कुल इसमें अपन रिस्क नहीं ले सकते, बहुत अच्छे से करना है इनको, है ना। उन्माद में देखिए कल्याणक और महाकल्याणक तो है ना, लेकिन फल घृत है जो जन्य पर बंध्या वगैरह में पढ़ते हैं, तो यहाँ फल घृत भी आपको मिलता है, ठीक है ना। उन्मादे में है, देखना। चलो फिर इसके बाद है, और श्रुतिका रोग जो है बला तेल, देखो श्रुतिका बला तेल कहाँ कहाँ आ रहा है, दिख रहे हो ना, बला तेल यहाँ भी आ गया श्रुतिका में, है ना। पालित्र में जो है नीली तेल का प्रयोग करते हैं, पानी, है ना। कास में एक गुड़ है कल्याणक गुड़, अगस्त्यावलेय तो समझ में आ जाता है कि अगस्त्यावलेय जो है वो कास में है, बट कल्याणक गुड़ का प्रयोग किया गया है यहाँ पर, ठीक है ना। फिर है नासा रोग में व्याघ्री तेल का प्रयोग करते हैं, कंटकारी, व्याघ्री मतलब कंटकारी, ठीक है ना। फिर 10 शीर घृत अभी आप लोगों ने ENT में पढ़ा होगा, प्रतिश्याय में था, और एक दशांग योग आता है जो छर्दी में प्रयुक्त है, ठीक है ना। फिर इसके बाद है कुछ चीजें और इसमें आ जाती हैं, पुरुष स्तंभ नाशक, ये बहुत फेमस, बहुत बार आया है, षडधरण योग, है ना। षडधरण योग स्नेह रहित है तो ये उरुष स्तंभ में नाशक मतलब ये नष्ट करता है। अमाशयगत बात का भी देख लीजिए, षडधरण योग स्नेह युक्त अमाशयगत बात में प्रयुक्त करते हैं षडधरण योग को, और इसका अनुपान जो है सप्तरात्रम सुखामुना, ठीक है। 7 रात्रि भरे नाम षडधरण योग है, 7 रात्रि तक देना है गुनगुने पानी के अनुपान, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, क्या क्या अनुपान यूज करते हैं, ठीक है ना। तो सुखाम्बु या गुनगुना पानी प्रयोग करते हैं। वात व्याधि में बहुत टाइप के आपको लवण देखने को मिल रहे होंगे, कल्याणक लवण, स्नेह लवण, कांड लवण, पत्र लवण, लवण ही लवण, है ना। बस एक लवण आप याद रखना, कल्याणक वाला जो आता है वो तुम्हारे किस में आया था, कल्याणक गुण था, लवण नहीं था, है ना, वो तुम्हारे काश में था, ठीक है। तो देखो कल्याणक लवण भी है, कल्याणक तुम्हारा गुड़ भी है, और कल्याणक घृत भी है, ठीक है ना। तो कल्याणक घृत तो अपन ने पढ़ ही लिया था कि ये उन्माद में है, घृत जो है तुम्हारा वो किस में आ रहा है, अच्छा उन्माद में था, और लवण जो है गुड़ है, काश में गुड़ है, और लवण है तुम्हारा वात व्याधि में, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखना, पत्र लवण है, तिलवक घृत है, अणु तेल भी प्रयुक्त है इसमें, है ना। अणु तेल वो वाला अणु तेल नहीं है, हाँ जो चरक में पढ़ के आते हैं वो नहीं है, जिसमें महेंद्र जल और ये सब 10 बार पाक करते हैं, छागल पे ये सब चीज, वो नहीं है, अलग है। हाँ इसको क्या है कि काष्ठ को गर्म करके फिर चूता रहता है, हाँ उसी टाइप। शतपाक तेल और सालबन उपनाम इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये सारे योग हैं, इनको बिल्कुल कोई नहीं। अच्छा बात रख तो भूल गए थे, वर्धमान पिपली और गुड़ हरित की प्रयोग करते हैं, है ना। तो ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है ना, इन योगों को थोड़ा अच्छे से सीरियसली देखने का है। इसके बाद निश्चेतना विज्ञान आ गया, एनेस्थीसिया, ठीक है ना। हाँ निश्चेतना, तो वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे मनाते हैं 16 अक्टूबर को, ठीक है। तो एक तो ये तुम्हारी चीज हो गई। आयुर्वेद में संज्ञा हरण के लिए कुछ संदर्भ आते हैं, जैसे भोज प्रबंध में बताया है कि संज्ञा हरण के लिए संज्ञा हरण चूर्ण का प्रयोग करते हैं, है ना। संज्ञा हरण चूर्ण प्रयोग करते हैं, और फिर से उसको चेतना में लाने के लिए संजीवक चूर्ण यूज करते हैं। मतलब 2 चूर्ण की पुड़िया रखे रहते थे, ले भैया संज्ञा हरण खिला दिए तो बेहोश,
संजीवक खिला दिए तो होश में आ गया, ठीक है ना। तो ये भोज प्रबंध में है, वो पुड़िया हमको भी मिल जाए तो काम बने, है ना। सुश्रुत ने बोला है, सुश्रुत ने बोला भैया पी के आराम से पन करेंगे। तो मद्यपम पाए तो मध्यम तीक्ष्णम यो वेदना सह, लेकिन याद रखना मद्यप लिखा हुआ है, जो मद्यपान के अभ्यस्त उन्हीं को पिलाना है, ठीक है ना, ताकि वेदना को वो सह सके। और खासकर उन्होंने कहा जो वेदना को सहन दो, एक तो मद्यपान करवाना है जो मद्यपी होते है ना, तीक्ष्ण मद्यपान, जो कि वेदना को सहन नहीं कर पाते, अगर सह लेते तो कोई बात ही नहीं है ना। चरक ने निगद मद्यपान पिलाकर अस्मरी चिकित्सा की बात करी हुई थी, इसीलिए की थी कि भाई घोड़े गाड़ी में बिठा के दौड़ाओ उसको ना, तो ताकि दर्द नहीं हो। तो 3 आचार्यों के अपने अपने वर्जन हैं, बट कोई बहुत सिस्टमेटिक चीज नहीं है कि हमने जैसे आज है एनेस्थीसिया का वैसा प्रूफ नहीं मिलता है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट एनेस्थेटिक एजेंट्स में अपन चलते हैं तो सबसे पहला नाम आता है ईथर, है ना। ईथर एक ऐसा एनेस्थेटिक मतलब गैस होता है, एजेंट होता है जो कोई इन्फ्लेमेबल होता है, आग लग सकती है, समझ रहे हो। और ये इट कैन क्रॉस द प्लेसेंटा, याद रखना है कि गर्भस्थ अगर मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे अपन ना ही दे तो अच्छा है, नहीं माँ के साथ बच्चे को भी एनेस्थीसिया लग जाएगा, ठीक है ना। रिकवरी इसकी बहुत ही स्लो होती है, और इसका सबसे बड़ा जो नुकसान होता है कि ये हाइपरग्लाइसीमिया यानी ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देगा। तो कोई मान लीजिए चलो डायबिटिक ओबेटिक पेशेंट है तो उनको तो भाई हाथ जोड़ लो, नहीं देना है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें अपने को दिमाग में रखना है, ठीक है। कभी कभी ये होता है कि ईथर की वजह से किसी को कन्वल्जन आ जाता है ना, कि झटके लगने लगे। तो इसके इलाज के लिए जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होते हैं, एनेस्थेसिस्ट जो होते हैं, वो थियोपेंटोन का प्रयोग करते हैं, थियोपेंटोन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, झटके दूर करने के लिए। तो मतलब जो ईथर की वजह से जो कन्वर्जन होता है उसको दूर करने के लिए थियोपेंटोन का प्रयोग करते हैं। वैसे तुम लोगों थियोपेंटोन बहुत ही नोटोरियस चीज है, सबने पढ़ा होगा कि एक वो टेस्ट करवाते हैं, कौन सा नार्को टेस्ट करवाते हैं, है ना। तो इसमें भी थियोपेंटोन, इसमें ट्रुथ सीरम टाइप का जो चीज होता है, तो सोडियम थियोपेंटोन करके ऐसा आता है, तो वो यूज करते हैं तो आदमी क्या है, झूठ बोलने की काबिलियत खत्म हो जाती है। ऐसी दवाई तो हम तो बोले आदमी को नॉर्मली दे देना चाहिए, है कि नहीं, कि झूठ ही नहीं बोले। चलो, इसके बाद है नाइट्रस ऑक्साइड दूसरे नंबर पे। ये जनरली ब्लू कलर के सिलेंडर में रखा जाता है ना, और इसको लॉफिंग गैस कहते हैं, है ना। मान लो किसी जगह पे 1000 लोग गैदरिंग हो, वहां पर लॉफिंग गैस छोड़ दी जाए तो हंस हंस के हाल बवाल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको लॉफिंग गैस बोलते हैं, ब्लू कलर के सिलेंडर में रखा जाता है। N2O एक्चुअल में इसका जो फार्मूला N2O होता है, NO नहीं होगा, है ना। यूजफुल फॉर शॉर्ट प्रोसीजर्स लाइक टूथ एक्सट्रैक्शन, छोटी मोटी जो प्रोसीजर सर्जिकल होती हैं, है ना, डेंटल में खासकर दांत निकालना है किसी का, है ना, बर्न के केस में ड्रेसिंग करना है, उसमें आपको उपयोगी है ये नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। N2O contraindicated if gas pockets are present, ठीक है। उसमें 2 कंडीशन, न्यूमोथोरैक्स और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, शरीर में कहीं पर मान लो कोई अवरोध हो गया तो गैस पॉकेट्स, न्यूमोथोरैक्स में क्या होता है, फेफड़े में हवा भर जाना, जो जो प्लूरल कैविटी होती है उसमें हवा आ जाती है, और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में रुक जाएगा तो हवा भरेगा, पेट फूल जाता है इसमें भी, है ना। तो इन दोनों कंडीशन में भैया N2O का इस्तेमाल हम जनरली नहीं करते हैं, ठीक है ना। N2O को ऑब्स्ट्रेटिक एनेस्थीसिया भी बोला जाता है, जो कि गायनिकोलॉजिकल केसेस में इसका काफी अच्छा प्रयोग होता है, ठीक है ना। अगर लिखना चाहो तो ऑब्स्ट्रेटिक एनेस्थीसिया लिख सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट में है कीटामाइन, ये बड़ा फेमस है। कीटामाइन को डिसोशिएटेड एनेस्थीसिया भी बोला जाता है, कीटामाइन, है ना। तो डिसोशिएटेड क्यों कहा जाता है, विद कंप्लीट एनाल्जेसिया। डिसोशिएटेड ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा हेलुसिनेशन क्रिएट करता है, और व्यक्ति को जो है ना फिजिकल वर्ल्ड से डिटैच हो जाता है,
उसको ये लगता है कि ये जो शरीर है उसमें मैं हूं ही नहीं, इस टाइप की फील आने लगती है, मतलब अपने शरीर से डिटैच हो जाता है। तो भैया काटो तुमको जो जहां से तुमको चीरा लगा लो, क्या फील होने वाला है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको डिसोसिएटेड एनेस्थीसिया कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, है ना। हेलुसिनेशन अच्छा खासा इसमें होता है। और इसके इट इंक्रीज ब्लड प्रेशर, सो कैन नॉट बी यूज्ड इन हाइपर टेंशन पेशेंट और ऑकुलर सर्जरी। याद रखिएगा भैया, बीपी को बढ़ा देता है, इसलिए इसको हाइपरटेंशन में नहीं यूज करेंगे। और ऑकुलर सर्जरी खास करके जैसे ग्लूकोमा उकोमा होता है ना, उसमें भी अपन इसका प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। और यूजफुल फॉर शॉर्ट प्रोसीजर्स लाइक कार्डियक कैथेटराइजेशन, कार्डियक है ना, हार्ट को कैथेटराइज करना हो, है ना, बर्न की ड्रेसिंग करना हो, और ब्रीच एक्सट्रैक्शन है ना, जो मूड अगर अपन पढ़ते हैं, ब्रीच पोजीशन से अगर उस फीटस को एक्सट्रैक्ट करना है तो उसको, उसमें भी हम कीटामाइन का प्रयोग करते हैं, जो कि जटिल प्रक्रिया है, ठीक है ना। तो ये है, इवन हम बताएं तुमको कि इसको में फोर्सेप डिलीवरी में भी किया जाता है ना, डेंटल में भी किया जाता है, मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, बहुत सारे इसकी यूजेस। एथाइल क्लोराइड एक आता है नाम, है ना। तो ये ऐसा एनेस्थीसिया है, इट कैन बी यूज्ड फॉर लोकल एज वेल एज जनरल, मतलब LAGA दोनों के फॉर्म में यूज किया जाता है, ठीक है। अगर पूछा जाए कौन सा एनेस्थीसिया LAGA के दोनों के फॉर्म में यूज किया जाता है तो एथाइल क्लोराइड होगा, है ना। इसके कुछ है ना, एथाइल क्लोराइड, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें जैसे लोकल अगर अपन यूज करते हैं तो स्प्रे के फॉर्म में अपन यूज किया जाता है, ठीक है ना। रैपिडली इवेपोरेट एंड कूल्स द स्किन। और शॉर्ट प्रोसीजर्स होती हैं उसमें लोकल इसका प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। लेकिन दुख ये होता है, दिक्कत ये होती है इसके लोकल प्रयोग में कि वुंड हीलिंग बहुत ही स्लो हो जाएगी, इसलिए जनरली अपन अवॉइड करते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। एनेस्थीसिया के टाइप तो आपको पता है वो ना, लोकल, GA, LA, है ना। चलो, इसके बाद है, नेक्स्ट में है इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट एनेस्थीसिया डिस्कवर्ड नाइट्रस ऑक्साइड बाय प्रिस्टले, लाफिंग गैस, है ना। एक्सप्लोजिव एनेस्थीसिया कौन कौन हो सकते हैं, मतलब जो गैस के फॉर्म में हो, जो कि इन्फ्लेमेबल हो, विस्फोट हो सकता है, ठीक है ना। तो इसमें ईथर का नाम आता है, इथाइल क्लोराइड का नाम आता है, इथाइलिन का नाम आता है, और C, मतलब 3EC करके, है ना। ये जो चारों हैं ये तुम्हारे एक्सप्लोजिव हैं, समझ रहे हो, विस्फोटक है। तो ईथर, इथाइलिन और इथाइल क्लोराइड एंड साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। साइक्लोप्रोपेन भी काफी अच्छा एनेस्थेटिक एजेंट माना गया है, ठीक है ना। साइक्लोप्रोपेन काफी अच्छा होता है, ठीक है। कई जगह थोरेसिक सर्जरी में, है ना, सिजेरियन सेक्शन होता है, उसको साइक्लोप्रोपेन यूज करते हैं। चलो, साइक्लोप्रोपेन, इथाइल, ईथर, इथर क्लोराइड कॉन्ट्राइंडिकेटेड वेयर इलेक्ट्रोकॉटरी इज यूज्ड। अब देखो इलेक्ट्रोकॉटरी में भाई विस्फोट तो हो ही जाएगा, जहां स्पार्क लगेगा धमाका हो जाएगा, इसलिए हमको वहां यूज नहीं करना चाहिए, इलेक्ट्रोकॉटरी यूज करना है, ठीक है ना। द कलर ऑफ सिलेंडर ऑफ ईच गैस इज कैरेक्टरिस्टिक फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन, है ना, कि घबरा ना जाओ, तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए किस सिलेंडर में कौन सी चीज रखी हुई है। ऑक्सीजन के लिए आते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना, इनको रट्टा ही मानना है सबको। ऑक्सीजन ब्लैक बॉडी विथ व्हाइट शोल्डर होता है, पूरा बॉडी ब्लैक होती है, जैसे मान लीजिए सिलेंडर हो गया, तो पूरा उसका नीचे का पोर्शन जो है ये, है ना, ये वाला पोर्शन नीचे वाला ये ब्लैक होगा, और ये ऊपर वाला जो है ये व्हाइट होगा, ठीक है ना। ब्लू कलर का जो होता है वो नाइट्रस ऑक्साइड का, अपन पीछे में पड़े, नाइट्रो ब्लू, हाँ, तो ये नाइट्रस ऑक्साइड वाला जो तुम्हारा है ये ब्लू कलर का होता है, नो ब्लू भी कर सकते हैं, NO ब्लू, है ना। फिर इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का होता है ब्राउन कलर का या ग्रे कलर का, ब्राउन या ग्रे कलर का होता है, ब्राउन कार,
ठीक है। इसको जनरली क्या है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में यूज करते हैं कार्बन हीलियम डाइऑक्साइड। होता है, हीलियम होता है ब्राउन। नहीं, ग्रे, ग्रे और ब्राउन के बीच का जो शेड होगा, ऐसा करके कुछ होगा। हीलियम वगैरह जो पढ़ते हैं, हीलियम एनेस्थीसिया के रूप में अपन यूज नहीं करते हैं। साइक्लोप्रोपेन जो है ऑरेंज कलर का होता है, सीओ। लेप्रोस्कोपिक लिख लेना एक पॉइंट कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग जो है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में करते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। इथाइलिन जो होता है पर्पल कलर का होता है। और नाइट्रोजन, देखो उधर नाइट्रस ऑक्साइड था, इधर नाइट्रोजन बस है, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन जो होता है ये ब्लैक कलर का होता है, फुल ब्लैक, है ना। तो ब्लैक कलर का नाइट्रोजन होगा, लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड ब्लू कलर का होता है, थोड़ा इस चीज को ध्यान में रखना। और नाइट्रोजन बहुत महंगी गैस होती है ना, चिप्स जो खाते हो ना उसमें जो प्रिजर्वेटिव के रूप में डला होता है, चिप्स से ज्यादा महंगा और नाइट्रोजन गैस होती है, ठीक है ना। हाँ, नहीं तो फिर काम मतलब उसको अलग ही बिगड़ जाएगा। वैसे इसका सर्जरी में जो है क्रायो सर्जरी में इसका प्रयोग करते हैं, क्रायोजेनिक सर्जरी, है ना। नाइट्रोजन का प्रयोग कहाँ करते हैं, क्रायोजेनिक सर्जरी में, ये क्रायो सर्जरी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद सेफेस्ट एनेस्थीसिया, सबसे सुरक्षित एनेस्थीसिया सिर्फ दो ही नाम है मेरे दो अनमोल रतन, एक का नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, एक का नाम है ईथर, है ना। तो ये दोनों सेफेस्ट है एक तरीके से, मान के चलिए। स्पाइनल कॉर्ड का एंड कहां पर होता है, सबको पता है, एट द लोअर बॉर्डर ऑफ L1। अलग अलग एनेस्थीसिया के कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग होते हैं, जो पर्पज से अपन यूज करेंगे उसके हिसाब से इसका कॉन्सेंट्रेशन वेरी करता है। कहीं पर आपको इन्फिल्ट्रेट करना है तो वहां पर जो लिग्नोकेन का कॉन्सेंट्रेशन होगा वो, मतलब लिग्नोकेन का ही जो कॉन्सेंट्रेशन है अलग अलग पर्पज से अलग अलग तरीके का होगा। तो इन्फिल्ट्रेशन के लिए 0.5%, नर्व ब्लॉक करना है, ठीक है ना। जैसे मान के चलो कि कहीं पर जैसे हाथ हो गया, तो यहाँ पर मान के चलो कोई कोई प्रोसीजर करना है, तो पता चला कि तुमको जो मेन जो इसकी नर्व है उसको ब्लॉक करना है, तो ऊपर उसको देखेंगे, है ना। तो नीचे का पूरा जो है सिस्टम पूरा एनेस्थेटाइज हो जाता है। तो इसके लिए 0.5 से 2.0% इसका होता है लिग्नोकेन का कॉन्सेंट्रेशन। एपीड्यूरल जो यूज करते हैं, इसमें जो है ड्यूरामीटर में इसको इन्फ्यूज करेंगे तो 1 से 2% होता है, ठीक है ना। एपीड्यूरल कितना रहेगा, 1 से 2% रहेगा। और सब एरिथ्मोइड स्पेस में अगर डालना है तो 0.5 to 5%, तो काफी ज्यादा है 5%, है ना। स्पाइनल एनेस्थीसिया 5% हैवी, मतलब एकदम इसके नुकसान बहुत होते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया के, ठीक है ना। तो 5% हैवी डोज रहेगा इसका। और टॉपिकल जो अपन यूज करते हैं, टॉपिकल 2%, टॉपिकल 2, ठीक है ना, 2 टॉपिक्स, है ना। तो ये काफी अच्छे हैं इनके, उनका मतलब कॉन्सेंट्रेशन हमें याद करना है। इन्फिल्ट्रेशन 0.5, नर्व ब्लॉक 0.5 to 2%, एपिड्यूरल 1 to 2, सबरेक्नोइड 1.5 to 5, स्पाइनल 5% हैवी, और टॉपिकल्स जो होता है सरफेस एनेस्थीसिया 2.0%, ठीक है ना। चलो, फिर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एड्रेनालिन यूज टू प्रोलॉन्ग द एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थीसिया। क्योंकि लोकल एनेस्थीसिया जानते हो कि बहुत देर तक उसका असर नहीं रहता है, उसके प्रभाव को अगर बढ़ाना है तो आपको उसको एड्रेनालिन उसमें ऐड करना पड़ेगा। कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा, 1 in 2 lakhs to 1 in 2.5 lakhs, 2.5 लाख, है ना। इस स्ट्रेंथ में आपको यूज करना पड़ेगा। तो होगा क्या कि एड्रेनालिन क्या है कि ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, और वहां पर जो अपन लोकल एनेस्थीसिया रहता है कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा तो एब्जॉर्ब नहीं करेगा उसको जल्दी से, है ना। इसलिए थोड़ा डिले हो जाएगा उसका इफेक्ट, है ना। मतलब लंबे, डिले नहीं बोलेंगे, मतलब लंबे प्रोलॉन्ग हो जाएगा इफेक्ट।
तो मैक्सिमम सेफ डोज ऑफ लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड इन्फिल्ट्रेशन और स्प्रे के फॉर्म में जो अपन यूज करते हैं, इन्फिल्ट्रेशन प्लेन जिसमें एड्रेनालिन नहीं ऐड हो तो 5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से यूज करेंगे। अगर कोई 50 किलो का है तो 250 mg, ठीक है ना। और एड्रेनालिन के साथ अगर आप यूज कर रहे हो तो 7 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आप दे सकते हैं, ठीक है। प्लेन 5 mg और विद द एड्रेनालिन 7 mg, और स्प्रे के फॉर्म में यूज करते हैं तो 100 mg पर ml स्प्रे, मतलब 10 mg पर पफ में निकलता है, तो इस हिसाब से आप 10 बार मानना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। तो ये तुम्हारे हो गए लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड क्रॉसेस द ब्लड ब्रेन बैरियर एंड प्लेसेंटल बैरियर, ये भी ध्यान रखिएगा। और डेथ ड्यूरिंग एनेस्थीसिया एंड सर्जरी, अगर सर्जरी और एनेस्थीसिया के दौरान किसी की मृत्यु हो जाती है तो डीसी लिखने का अधिकार किसके पास होता है? डेथ सर्टिफिकेशन। डेथ सर्टिफिकेशन या डेथ सर्टिफिकेट जो कौन लिखेगा? एनेस्थीसिस्ट लिखेगा। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जो होगा वही जो है डीसी लिखने का अधिकारी होगा, ध्यान रखना इसको, ठीक है ना। तो ये दिमाग में कुछ कुछ पॉइंट रखना है, ठीक है। कार्डियक सर्जरी में कौन सा एनेस्थीसिया यूज करते हैं? कार्डियक सर्जरी में फेंटेनिल यूज करते हैं, ध्यान रखना। फेंटेनिल। और अपन ने पढ़ा था सीजर में एलएससीएस जो करवाते हैं उसमें कौन सा यूज करते हैं? सिजेरियन सेक्शन में कौन सा यूज करते हैं? साइक्लोप्रोपेन। ठीक है ना। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है मेन साइन। साइन तो अपन एक बार और पढ़ चुके थे, कहाँ है इधर? इमरजेंसी में दौड़ना था। चलो फटाफट कर लेते हैं, कुछ नहीं मिल जाएगा, देखिए ना। बैलेंस साइन, बैलेंस साइन जो होता है ये आपको रप्चर्ड स्प्लीन के केस में देखने को मिलता है, बैलेंस, है ना। और शिफ्टिंग डलनेस प्रेजेंट ऑन द राइट साइड, क्योंकि स्प्लीन भी होता है राइट साइड में, इसलिए शिफ्टिंग डलनेस भी आप राइट साइड में मिलेगा, ठीक है ना। हेयर साइन वगैरह अपन ने पढ़ लिया है पहले भी, है ना। इरिटेशन ऑफ द डोम ऑफ द डायफ्राम प्रोड्यूसेस शोल्डर पेन। जैसे ही आप डोम ऑफ डायफ्राम को टच करोगे तो शोल्डर में आपको पेन फील होगा। ये आपको स्प्लीनिक रप्चर और एक्टोपिक प्रेगनेंसी में मिलता है, पीछे पढ़ चुके हो। कहाँ का मिलता है? स्प्लीनिक रप्चर एंड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। पढ़ा है तुम लोगों को। बैटल साइन जो होता है पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर में आपको देखने को मिलता है बिहाइंड फोराम एंड मैग्नम, और इकाइमोसिस इसमें प्रकट हो जाती है, ठीक है। एपीएस एट द टिप ऑफ द मेस्टॉइड इन 3 to 4 डे, मतलब जब चोट लगेगी इसके 3 से 4 दिन बाद इकाइमोसिस एपियर होती है। इकाइमोसिस क्या होता है? द स्किन डिस्कलरेशन कॉज्ड बाय एस्केप ऑफ ब्लड इनटू द टिश्यू फ्रॉम रप्चर्ड ब्लड वेसल, मतलब जो ब्लड वेसल रप्चर होती है वहां से जो भी, जैसे मेस्टॉइड रीजन है उसके टिश्यू में जो है ना ब्लड पहुंच जाता है, कॉर्ड हो जाता है, इसकी वजह से वहां पर इकाइमोसिस में ब्लड स्पॉट्स दिखाई देने लगते हैं, है ना। तो ये हो गया। फिर कुलेन साइन आता है और ग्रे टर्नर साइन, दो साइन और हैं। कुलेन साइन जो होता है ब्लू ह्यू अराउंड द अम्बलाइकस, तो अम्बलाइकस के चारों तरफ ब्लू ब्लू कलर का डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और इकाइमोसिस इन लोइन, लोइन रीजन में इकाइमोसिस देखने को मिलता है, ठीक है। इन इंट्रापेरिटोनियल हैमरेज, अगर कहीं भी पेरिटोनियल इंट्रापेरिटोनियल हैमरेज हो रहा है इस केस में।
तो लोइन कौन सा एरिया कहलाता है वैसे? नीचे वाला अपर इलियक क्रेस्ट के ऊपर का एरिया जो होता है, समझ रहे हो? अपर इलियक क्रेस्ट के ऊपर का एरिया लोइन कहलाता है ना? तो ये वाला एरिया जो है समथिंग, वहां पर मतलब एकाइमोसिस आपको देखने को मिलेगा ग्रेटर एंडोसाइन। फिर इसके बाद है एक्यूट अपेंडिसाइटिस में कौन कौन चीजें पाई, सब पढ़ चुके तुम लोग, या रोबसिंग साइन, कूपर साइन। रोबसिंग साइन क्या होता है? प्रेशर इन लेफ्ट इलियक फोसा कॉजेस पेन इन राइट। तो लेफ्ट की तरफ दबाओगे तो राइट की तरफ पेन होता है इसमें, है ना, इलियक फोसा में। और कूपर साइन जो होता है, टेंडन इज बेस्ट एलिसिटेड लेफ्ट लेटरल पोजीशन में, ना लेफ्ट साइड में से लेटा दोगे तो उधर काफी ज्यादा टेंडरनेस आपको मिलेगी। ये दोनों साइन जो तुम्हारे किस में आ जाते हैं? एक्यूट अपेंडिसाइटिस। अच्छा, एक्यूट अपेंडिसाइटिस में ऑपरेशन कितने दिन में वैसे करने का नियम रहता है? कितने दिन तक में कर लेना चाहिए? विद इन 3 मंथ, है ना, कर लेना चाहिए अपेंडिसेक्टोमी। मर्फी साइन, मर्फी साइन अब सब तो पढ़ लिया है। कैच ऑफ द ब्रीथ इन इंस्पिरेशन इन एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस, इसमें है ये पाया जाता है मर्फी ट्रायोड और मर्फी साइन में ध्यान रखना। मर्फी ट्रायोड किसमें पाया जाता था? एक्यूट अपेंडिसाइटिस में, पीवीटी वाला। और मर्फी साइन जो है कोलेसिस्टाइटिस में पाया जाता है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। बोआ साइन बोआ साइन क्या कहता है कि हाइपरेस्थीसिया बिलो 9th रिब। 9th रिब में जैसे आप नीचे से वो टच करोगे तो बहुत ज्यादा हाइपरेस्थीसिया प्रोड्यूस होता है पोस्टीरियरली ऑन द राइट साइड इन कोलिसिस्टाइटिस। किस केस में पाया जाएगा? कोलिसिस्टाइटिस में। अब हाइपरेस्थीसिया क्या होता है? इंक्रीज सेंसिटिविटी टू क्यूटेनियस स्टिमुलेशन ड्यू टू डिमिनिश थ्रेशोल्ड और एन इंक्रीज रिस्पांस टू स्टिमुली। थोड़ा सा भी टच करोगे पेशेंट बहुत ओवर रिएक्ट करेगा, समझ रहे हो ना, बहुत ज्यादा। तो इसमें बहुत ज्यादा रिएक्ट करेगा, इसी को बोलते हैं हाइपरेस्थीसिया, ठीक है ना। बोआ साइन, तो बोआ साइन किस में पाया जाएगा? कोलिसिस्टाइटिस। तो बुआ जी के कोलिसिस्टाइटिस हो गया बुआ जी को, है ना। इसके बाद है ट्रॉइस्टर साइन या ट्रॉइजर्स, है ना, ट्रॉइजर्स है। ट्रॉइजर साइन जो होता है ये कहाँ पाया जाएगा? इन लार्ज सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड इन कार्सिनोमा ऑफ स्टमक। तो स्टमक कैंसर में क्या होता है, जब मेटास्टेसिस होगी तो सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड यानी क्लेविकल बोन जो है ना, इसके ऊपर जी लिम्फ नोड होते हैं, वो इनलार्ज हो जाते हैं। ये शो करते हैं कि वहां पर मेटास्टेसिस हो चुकी है, ध्यान रखना। इसी को क्या बोला जाता है? ट्रॉइस्टर साइन बोला जाता है। और ट्रॉइस्टर साइन द कैरेक्टरिस्टिक साइन फाउंड इन केस ऑफ कार्सिनोमा ऑफ स्टमक, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? ट्रॉइजर साइन, ठीक है ना। ब्लूमबर्ग साइन, ब्लूमबर्ग रिपोर्ट पे धमाका मचाए हुए थी एक समय भारत में, वो अलग है ब्लूमबर्ग, वो तो मैगजीन है ना। ये ब्लूमबर्ग साइन जो है, रिबाउंड टेंडरनेस पाया जाता है ना, इसी को क्या कहा जाता है? ब्लूमबर्ग साइन, ठीक है। जैसे आपने कहीं पर इसे दबाया, इसे छोड़ा तो आपको टेंडरनेस मिलती है ना। स्टेप साइन आप ध्यान रखिएगा, स्टेप साइन जो है स्पोंडाइलो लिस्थेसिस में पाया जाता है, and also in acromioclavicular dislocation स्पोंडाइलोलिस्थेसिस। अब ये मतलब दो के कंडीशन में पाया जाता है। तो स्पोंडाइलोलिस्थेसिस क्या होता है? इज अ फॉरवर्ड स्लिपिंग ऑफ द सुपीरियर वर्टिब्रल बॉडी ओवर द वर्टिब्रल बॉडी बिलो, मोस्ट कॉमनली सीन इन द लंबर लेवल। तो इसमें सीधा है फॉरवर्ड स्लिपिंग, जो जैसे वर्टिब्री होती है ना, उसका बॉडी अगर आगे की तरफ ऐसे स्लिप हो जाए, एक के ऊपर दूसरी जो चढ़ी रहती है, तो स्पोंडाइलोलिस्थेसिस इसी को बोला जाता है। इसमें स्टेप साइन पाया जाएगा और एक्रोमियो क्लेविकुलर डिसलोकेशन, ठीक है ना। एक्रोमियन जो होता है और क्लेविकल का जो जोड़ होता है वहां से मतलब डिसलोकेट कर जाए, तो दो केसेस में आपको स्टेप साइन मिलेगा, ठीक है ना। तो कहाँ कहाँ मिलेगा? स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस एंड एक्रोमियोक्लेविकुलर डिसलोकेशन, एसीडी, है ना। टेंट साइन बहुत फेमस है। टेंट साइन कहाँ पाया जाता है? ओवेरियन सिस्ट में पाया जाता है।
इन the vaginal fornix on the side is deep like a tent. टेंट जैसे से खींचा होता है, जो फॉर्निक्स में पीवी करते हैं तो टेंट लाइक तना तना सा आपको दिखाई देगा, इसी को टेंट साइन बोलते हैं। और ये किसके फीचर होता है, साइन होता है ओवेरियन सिस्ट का। ठीक है ना। फिर है नेक्स्ट में तुम्हारा आएगा, तुम्हारा कौन सा साइन है, वेरू म्यूटेन साइन आता है। ठीक है ना। अ कंप्लीट रप्चर ऑफ यूरिथ्रा। ठीक है। पीआर शोज फ्लोटिंग प्रोस्टेट। जब यूरिथ्रा पूरी तरीके से रप्चर हो जाती है तो पीआर करते हैं जब, है ना, पर रेक्टल एग्जामिनेशन करने पर क्या आपको दिखेगा, प्रोस्टेट जो होता है एकदम फ्लोटिंग, ऐसा लगेगा फ्लोट कर रहा है ना। इसी को बोलते हैं वेरुनंटन साइन बोलते हैं। और ये ध्यान रखिएगा कंप्लीट रप्चर ऑफ यूरिथ्रा को इंडिकेट करेगा, CRU, है ना। मिलियन ईयर साइन जो होता है ये सबको पता है, राइसिपिलस में पाया जाता है ना, कान का विसर्प है ये। वेसाइकल एक्सटेंड इनटू द ईयर, इन सेलुलाइटिस दे डू नॉट। देखो अगर कान में इराइसिपिलस हो जाता है, जिसको विसर्प अपन बोलेंगे, तो इसमें वेसाइकल्स पूरे कान में स्प्रेड हो जाती है। लेकिन सेलुलाइटिस भी विसर्प जैसे बीमारी होती है, ये भी तेजी से फैलता है, लेकिन इसमें वेसाइकल पूरे कान को कवर नहीं करेंगे, एक्सटेंड नहीं करती। ठीक है ना। और दोनों ही कष्टदायक हैं स्थितियां, है ना। सनसेट साइन सबने पढ़ा होगा हाइड्रोसेफेलस में। ठीक है ना। सेटिंग सन या सनसेट साइन। ट्रिपॉइड साइन आपको, ट्राइपॉड साइन आपको पता है कि पोलियोमाइलाइटिस, है ना, बच्चा वैसे लगड़ा हो जाता है तो वैसे चलता है। ठीक है ना। कर्लिंग साइन आपको कहाँ मिलता है, मेनिंजाइटिस में मिलता है, बुर्जिन्स की साइन में, मतलब चिन को चेस्ट के साथ आप टच नहीं कर सकते, इतना ज्यादा मतलब स्टिफनेस रहता है नेक में, तो पेशेंट कैन नॉट टच हिज और हर चिन, मतलब विद द चेस्ट। और फ्लैग साइन किसमें पाया जाता है, सब पढ़े हो, अल्टरनेट बैंड्स ऑफ हेयर होती हैं, ग्रे और ब्लैक हेयर के, क्वार्शियोरकर, है ना, काशी का झंडा। फिर बाल साइन होता है और रॉबर्ट साइन। ये दोनों ही साइन इंट्रायूट्राइन डेथ को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। दोनों ही इंट्रायूट्राइन डेथ, मतलब ये पता करने के लिए कि बच्चा यूट्रस में मरा है कि नहीं, इसको जानने के लिए ये बाल और रॉबर्ट साइन। लेकिन ये रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा हमको मिलता है। तो पहला है तुम्हारा बाल साइन। इसमें क्या होता है, कोलैप्स स्पाइन। और एक्सरे में देखोगे तो स्पाइन जो होती है ना, रीढ़ की हड्डी एकदम कोलैप्स रहती है एक दूसरे से। और दूसरा है रॉबर्ट साइन में है एयर इन मेजर वेसल ऑन एक्सरे। एक्सरे जब करते हैं तो बड़ी बड़ी जो वेसल्स होती है ब्लड सप्लाई वाली, उसमें हवा रहती है। ठीक है ना। हवा और ब्लड दोनों का अलग अलग रीजन, मतलब उनका वो रहता है, अपीयरेंस रहता है। ठीक है ना। तो ध्यान रखिए, तो रॉबर्ट का बच्चा यूट्रस में मर गया, रॉबर्ट का बाल मतलब बच्चा यूट्रस में मर गया, तो मतलब इंट्रायूट्राइन डेथ में हो गया। फिर है स्टेरिलाइजेशन, ये भी आपके सिलेबस में इस बार अलग से ही दिया हुआ है मजेदार तरीके से। तो स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन, है ना, इसका एक पॉइंट आ रहा है। देखिए स्टेरिलाइजेशन का क्या मतलब होता है, पहले तो ये ध्यान में रखिए, रिमूवल ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आइदर इन वेजिटेटिव और स्पोर स्टेट। हर तरीके के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो वेजिटेटिव स्टेट में हो चाहे स्पोर के फॉर्म में हो, उनको रिमूव करना है। इसको क्या बोला जाता है, स्टेरिलाइजेशन बोला जाता है। ठीक है ना। निर्जीवाणुकरण हिंदी में ही बोलते हैं, निर्जीवाणुकरण बोलते हैं। ठीक है ना। और डिसइंफेक्टेंट का क्या मतलब होता है, स्टेरिलाइजेशन मतलब समझे कि चाहे तुम्हारा अच्छा वाला बैक्टीरिया हो चाहे बुरा वाला है, चाहे जो हो, सबको हटाना है निरपेक्ष भाव से, समझ रहे हो, चाहे वेजिटेटिव में हो चाहे स्पोर फॉर्म में। ठीक है। अब इसमें क्या है, डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑल पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म बट नॉट द स्पोर। सब मतलब ऑर्गेनिज्म तो हटाएगा लेकिन स्पोर को दूर नहीं कर पाता है। जैसे मान चलो कि ट्यूबरकुलर बैसिलाई वाला स्पोर होता है, वो भैया सालों साल जिंदा रहता है। ठीक है ना। तो ऐसी चीजों को ये हटा नहीं पाएगा डिसइंफेक्टेंट जो होते हैं। ठीक है ना। और स्पोर जो होते हैं शरीर में ये ड्राई फॉर्म में पड़े रहते हैं, समझ रहे हो, पड़े रहते हैं जब तक मौका मिलेगा नहीं, पड़े रहेंगे। जिस दिन मौका मिला तो धमाका होगा उस दिन, है ना।
फिर इसके बाद आता है एक टर्म एंटीसेप्टिक, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, प्रिवेंटिव मेजर हो रहा है, देख रहा हूँ। एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन को संक्रमण से बचाने वाला साधन क्या है? एंटीसेप्टिक। ठीक है, ये मारने से बेटर है कि बचाने वाला काम कर रहा है, समझ रहे? तो ये कुछ कुछ बेसिक डेफिनेशन आपकी हो गई। स्टेरिलाइजेशन तो सबको ही रिमूव करेगा, डिसइंफेक्टेड स्पोर को रिमूव नहीं करता, लेकिन पैथोलॉजिकल जो ऑर्गेनिज्म है उसको करेगा। और एंटीसेप्टिक है, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन को जो है प्रिवेंट करता है। ठीक है ना, तो ये इनकी कुछ बेसिक डेफिनेशन हो गई। अब इसके बाद अपन चलते हैं तो सैनिटाइजेशन एक टर्म आता है, सिनोनिम फॉर द डिसइंफेक्टेशन। ठीक है ना, पर्टिकुलरली टू फूड प्रोसेसिंग एंड कैटरिंग इंडस्ट्री। तो सैनिटाइजेशन ये अपन काफी टर्म सुन रही है, सैनिटाइजेशन है ना। तो ये जो है डिसइंफेक्टेशन का एक पर्याय है। और ये फूड और कैटरिंग इंडस्ट्री, जैसे मतलब होटल हो गया है ना, इस टाइप की जो जगहें होती हैं वहां पर सैनिटाइजेशन का काफी रोल होता है। ठीक है, चीपेस्ट डिसइंफेक्टेंट क्या होता है तुम्हारा? लाइम, चूना। चूने को हल्के में ना ले लेना है ना, पान रस खाने के लिए चूना प्रयोग नहीं होता, वह डिसइंफेक्टेंट भी है ना। तो लाइम हो गया वो, हालांकि चूना थोड़ा अलग है मतलब, है ना। हाँ, डेटोल का आता है, डेटोल को क्या बोलते हैं? ओडोर क्लोरो जाइलिनॉल। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम जर्मिसाइड है, मतलब ये बिना भेदभाव के सबको मारेगा, जितने भी जर्म होते हैं सबको किल करने का काम होता है किसका? डेटोल का। फिर सेवलॉन, ये सब यूज में आते हैं। सेवलॉन सेट्रीमाइड इज अ सेट्रीमाइड क्लोरहेक्सिडीन, ये नाम जरूर याद रखिएगा। इट इज नॉन विरुसिडियल, मतलब वायरस को नहीं मारेगा, बाकी सबको पिटाई करेगा, है ना। इट इज नॉट वायरुसिडियल, मतलब वायरस को मारेगा नहीं। ठीक है, सेट्रीमाइड। फिर इसके बाद है फ्यूमिगेशन ऑफ ओटी। ये जनरली आपने देखा होगा, जो भी ऑपरेशन थिएटर होते हैं उनका समय समय पर, है ना, 10 दिन 15 दिन महीने इनका एक रूटीन रहता है कि उसको पूरा फ्यूमिगेशन करते हैं। ठीक है ना, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, तो पूरा ओटी तुम्हारा स्टेरिलाइज हो जाता है। फिनॉल एक्ट बाय सेल मेम्ब्रेन डैमेज। फिनॉल का क्या काम होता है? वो जो भी बैक्टीरिया होते हैं तो सेल मेम्ब्रेन को ही नष्ट कर देता है। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल है, लाइजोल, क्रिजोल, है ना। तो ये इसके एग्जांपल याद रखिए, कभी पूछ लेता है भाई बताओ क्रिजोल है क्या? फिनॉल है कि सेवलॉन है कि डेटॉल है कि क्या है, इस टाइप से। एल्कोहल का बहुत यूज होता है। ठीक है, एल्कोहल का यूज हम कहाँ करते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड एक्चुअल में 40% फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है? फॉर्मेलिन, नाम सुना होगा। तो फॉर्मेलिन जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है, अपन जो पढ़ रहे थे ना फॉर्मेल्डिहाइड, तो ये क्या है? 40% सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला बताओ जल्दी से केमिस्ट्री वालों। HCHO। इसको क्या बोला जाता है? फॉर्मेलिन बोला जाता है ना। तो ये प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। फिर इसके बाद एल्कोहल अपन बात कर रहे थे, तो एल्कोहल देखो, इथाइल एल्कोहल, है ना। तो एल्कोहल पीने के काम में तो आते हैं, लेकिन दूसरे अन्य बहुत अच्छे पर्पज हैं इसके, 70% लेकिन, है ना। तो स्किन एंटीसेप्टिक होता है, 70% इथाइल एल्कोहल स्किन एंटीसेप्टिक होता है। और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो होता है थर्मोमीटर को मतलब स्टेरिलाइज करने के लिए, डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज करेंगे। तो आइसोथर्मल है ना, इसे याद करना, आइसोथर्मल। जैसे अपन ने लाइजोल, हाँ आइसोथर्मोमीटर, इसे याद कर लो। मिथाइल अल्कोहल लेकिन एक खतरनाक वाला होता है, समझ रहे हो ना। मिथाइल अल्कोहल यह भी अल्कोहल का ही भेद होता है, लेकिन भैया इसका जनरली यूज नहीं किया जाता है, मतलब ह्यूमन बीइंग के द्वारा। नहीं तो ये रेटिना को पहले उड़ाएगा, फिर तो शरीर को नष्ट करेगा ही, है ना। रेटिना डैमेज करता है सीधे। ये फंगल स्पोर के अगेंस्ट काम करता है, अगेंस्ट द फंगल स्पोर। ठीक है ना।
तो काफी उपयोगी हैं। एथाइल 70% फॉर स्किन एंटीसेप्टिक, आइसोप्रोपाइल, थर्मोमीटर, मिथाइल अगेंस्ट द फंगल स्पोर। ठीक है, जैसे अपन स्पिरिट यूज करते हैं ना, तो स्पिरिट का स्किन के ऊपर प्रयोग नहीं करना चाहिए डायरेक्ट वैसे ना, खास करके जो तुम्हारे म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह नहीं, सेल मेम्ब्रेन को डैमेज कर सकती है ना, करते हैं अपन वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन। लाइजोल है, लाइजोल का थोड़ा सा लिख लो। लाइजोल जो है शार्प इंस्ट्रूमेंट को स्टेरिलाइज करने में यूज किया जाता है, शार्प इंस्ट्रूमेंट। तो लाइजोल पढ़े थे ना ऊपर, हाँ ये शार्प इंस्ट्रूमेंट में यूज करते हैं, शार्प इंस्ट्रूमेंट, जैसे निडिल, सिरिंज ना, चक्कू, छुरा। फिर इसके बाद अपन चलते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड तो बहुत ही फेमस है ना, प्रिजर्वेशन ऑफ एनोट में जो अपन फॉर्मेलिन पढ़ रहे थे ऊपर 40%, तो वो यूज करेंगे अपन। एंथ्रैक्स स्पोर इन हेयर एंड वूल में जो पाए जाते हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए अपन यूज करेंगे। और फ्यूमिगेशन ऑफ पोटी में तो अपन ने पढ़ ही लिया है ना। तो फॉर्मेल्डिहाइड काफी उपयोगी है। एंडोस्कोप्स आर स्टेरिलाइज्ड बाय साइडेक्स सॉल्यूशन आता है ना, 2% ग्लूटरल्डिहाइड होता है। साइडेक्स लिक्विड में क्या होता है, 2% ग्लूटरल्डिहाइड प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग एंडोस्कोप को स्टेरिलाइज करने में किया जाता है, हमेशा यूज होता है, तो इस साइडेक्स लिक्विड के द्वारा स्टेरिलाइज करते हैं, है ना। फिर है डिस्पेंसेबल सिरिंजेस आर स्टेरिलाइज्ड बाय गामा रेज, है ना। तो गामा रे का प्रयोग जो होता है सिरिंज को स्टेरिलाइज करने में किया जाता है। ठीक है, और लेप्रोस्कोप को काहे के द्वारा स्टेरिलाइज किया जाता है, एंडोस्कोप, लेप्रोस्कोप। एंडोस्कोप तो अपन ने बोला साइडेक्स लिक्विड, पर लेप्रोस्कोप का जो होता है वो टैबलेट ऑफ फॉर्मेलिन, लिख लेना। लेप्रोस्कोप को किसके द्वारा करते हैं, टैबलेट ऑफ फॉर्मेलिन। ठीक, तो इसके बाद है कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशंस, है ना। तो ऑपरेशन के नाम है, जिसने इजाद किया है उसके नाम पे इनका नाम रख दिया गया है। तो बिल्डॉथ फर्स्ट, बिल्डॉथ सेकेंड। तो बिल्डॉथ फर्स्ट, दोनों में एक बड़ा कॉमन चीज है कि दोनों में गैस्ट्रिक रिसेक्शन करते हैं, पेट तो काटने ही है, लेकिन बिल्डॉथ फर्स्ट में बता रहे हैं कि गैस्ट्रोड्यूडेनल एनास्टोमोसिस करते हैं, जोड़ देते हैं, है ना, पेट को ड्यूडेनम के साथ। और गैस्ट्रोजेजुनोटोमी है, टोमी लिखा हुआ मतलब काटने के बाद होती है, ठीक है ना। ये थोड़ा फर्क है, एक मिलाने का काम कर रहा है और एक अलग करने का काम, टू वाला, टू मतलब दो पार्ट में अलग करना। फॉदर गिल और मैनचेस्टर तो तुम लोगों ने पढ़ा होगा पहले ही, है ना। प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस में यूज होता है, एक्सीजन ऑफ सर्विस, एक्सीजन सर्विस करके। तो मैंस फॉदर है ना। हार्टमान ऑपरेशन बहुत फेमस है फॉर एनोरेक्टल कार्सिनोमा इन ओल्ड मैन, वृद्ध आदमियों में जो एनोरेक्टल कार्सिनोमा हो जाता है उसमें हार्टमान ऑपरेशन का। हार्टमान पाउच भी आप लोगों ने पढ़ा होगा इसी के साथ में, कहाँ पर आता है हार्टमान पाउच, बताओ जल्दी से। कॉलेसिस्टेक्टोमी, गॉल ब्लैडर स्टोन में। नहीं, मतलब वो तो ठीक काटते हैं उसमें, लेकिन हमें पता पाया कहाँ जाता है, गॉल ब्लैडर के जो रहता है ना उससे जुड़ा होता है, ठीक है ना। ठीक है, काटते उसी को है, गॉल ब्लैडर में ही जो कॉलेसिस्टेक्टोमी करते हैं, हार्टमान पाउच, क्योंकि स्टोन वहीं अटकता है। हाल्स्टेड ऑपरेशन है मेस्टेक्टोमी फॉर कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट। स्तन कैंसर में जो मेस्टेक्टोमी किया जाता है उसको क्या बोला गया, हाल्स्टेड ऑपरेशन, ठीक है ना, हाल्स्टेड। और इसके बाद है हॉल्टन एंड डोबिन ऑपरेशन आता है। किसी का यूट्रस इन्वर्टेड हो जाए तो उसको करेक्ट करने के लिए हम हॉल्टन एंड डोबिन ऑपरेशन का प्रयोग करते हैं। बहुत सारे ऑपरेशन है इस तरीके से, है ना। फिर है डोबिन का उल्टा यूट्रस। फिर गुड सेल लाइगेचर, ये नाम सुना होगा सबने, है ना।
फॉर पार्शियल प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम, किन्हीं कारणों से अगर रेक्टम प्रोलैप्स हो जाए तो गुड सेल लाइगेचर का प्रयोग करते हैं। गुड सेल्स रूल तुम लोगों ने पढ़ा, फिस्टुला ही नहीं पढ़ा। इससे फिस्टुला क्या पता करते हैं हम? ट्रैक पता करते हैं। वेरी गुड। तो गुड सेल्स रूल जो है फिस्टुला एडेनोम में ट्रैक पता करने के लिए करते हैं, बट जो लाइगेचर है मतलब बंधन जो करते हैं वो प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस के रेक्टम के केस में करते हैं, ठीक है ना। कील ऑपरेशन इंसिजनल हर्निया के लिए, इसमें हर्नियल सैक को ओपन नहीं किया जाता है जनरली, है ना। और लॉर्ड वाला, तो लॉर्ड वैसे बड़े लोग लॉर्ड होते हैं, है ना। तो बिग साइज हाइड्रोसील में, हाइड्रोसील मतलब मूत्र वृद्धि, हाँ मूत्र वृद्धि, ठीक है ना। तो बड़े साइज के मतलब लॉर्ड, बिग साइज हाइड्रोसील में लॉर्ड ऑपरेशन किया जाता है। लॉर्ड प्रोसीजर भी एक होता है, देखो लॉर्ड प्रोसीजर में तुम लोगों ने पढ़ा होगा मैक्सिमल एनल डायलेटेशन, इसमें डायलेटर्स का यूज करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? लॉर्ड प्रोसीजर। वन फिंगर, टू फिंगर, थ्री फिंगर ऐसा करके। फिर इसके बाद कैटली ऑपरेशन आता है, ये भी इंसिजनल हर्निया के लिए। अपन एक और इंसिजनल हर्निया वाला पढ़े थे, कील वाला पढ़े थे, है ना, ये कील भी पढ़े थे। इसमें हर्नियल सैक इज नॉट ओपन, इसमें ओपन हो रहा था हर्नियल सैक, इसमें नॉट ओपन, ये अंतर है, ठीक है। तो मायो ऑपरेशन आता है एक पैरा अम्बलाइकल हर्निया, PUH के लिए ना, किसी किसी का अम्बलाइकल हर्निया नहीं अम्बलाइकस से निकल आती है, तो उसके लिए मायो ऑपरेशन यूज करते हैं, ठीक है। ट्रांसवर्स एलिप्टिकल इंसिजन अराउंड अम्बलाइकस, है ना, एलिप्टिकल इंसिजन अम्बलाइकस के चारों तरफ ऐसे ऐसे लगा देंगे और फिर उसको फिक्स करते हैं। मैक कैविटी ऑपरेशन आता है फॉर फेमोरल हर्निया, ठीक है। बेस्ट इन स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया, जब मतलब ऐसे मिल जाती है, स्ट्रैंगुलेटेड हो जाती है, समझ रहे हैं, मुड़ जाती है, इसे मरोड़ हो जाती है हर्निया और बहुत पेन करती है, तो उसमें मैक कैविटी ऑपरेशन यूज करेंगे, ठीक है। मैक कैविटी फॉर हाँ, तो एविडी को क्या हो गया? फेमोरल हर्निया हो गया। चलो और कौन सा ऑपरेशन है भाई? निशन फंडोप्लिकेशन आता है, ये हाइटस हर्निया के लिए प्रयोग किया जाता है। निशान है, निशान को हाइटस हर्निया हो गया। इसमें जनरली क्या होता है, एपिगैस्ट्रिक रीजन में काफी पेन होता है ना, हाइटस हर्निया। और फिर इसके बाद है रैमस्टेड ऑपरेशन, ये सब पूछे गए, इंपॉर्टेंट है। रैमस्टेड ऑपरेशन याद रखिएगा, कॉन्जेनाइटल पाइलोरिक स्टेनोसिस, स्टमक का जो पाइलोरिक पार्ट होता है ना, फंडस, पढ़े हो ना पाइलोरिक, फिर उधर जो ड्यूडेनम वाला पोर्शन, तो एकदम बहुत ही छोटू सा हो जाता है, पतला, उसका डायमीटर छोटा हो जाता है। तो बच्चों में जनरली ये जब हो तो उसका ऑपरेशन करवा दिया जाता है, इसे क्या बोला जाता है? रैमस्टेड ऑपरेशन फॉर पाइलोरिक स्टेनोसिस, ठीक है। तो बच्चे जनरली, अब छोटे बच्चे क्या बोलेंगे, लेकिन वोमिट, जो भी कुछ खिलाया विलाया जाता है तो वोमिटिंग कर देते हैं, सारा चीज, है ना। ट्रैकियोरेफी, ट्रैकिलो नहीं, ट्रैकियोरेफी है सुचराइन ऑफ द यूट्राइन सर्विक्स, सर्विक्स और यूट्रस को सुचर करने के लिए ट्रैकियोरेफी का प्रयोग किया जाता है। टेंडनबर्ग ऑपरेशन बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आने के आसार हैं, आया भी है, ठीक है ना। PSC 2013 में आया हुआ था, है ना। वेरिकोज वेन में टेंडनबर्ग ऑपरेशन करवाते हैं। और पल्मोनरी एम्बोलेक्टोमी अपन उस दिन पढ़ रहे थे ना, जब इमरजेंसी की क्लास लिए होंगे तो भी ये आया हुआ था, ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट है, 2013 PSC। इसके बाद मेश क्लोजर है इंसिजनल हर्निया के लिए, ठीक है। तो जहां से हर्निया, हर्निया मतलब जो इंटेस्टाइन का जो मांस होता है सैक में पहुंचता है, वो छिद्र ही ब्लॉक कर देते हैं मेश क्लोजर करके, मतलब हाँ, मतलब एब्डोमेन से वो चीज अंदर आए नहीं, ठीक है ना। फिर है जबूले मेथड होता है, ये मीडियम साइज हाइड्रोस, देखो बिग साइज वाला तो लॉर्ड था, जबूले बेचारा वाला मीडियम साइज का है, मिडिल क्लास वाला है, ठीक है ना।
और है वर्थीम ऑपरेशन, एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी, खूब किया जाता है आजकल, है ना। जो एब्डोमिनल रूट से हिस्टेरेक्टोमी करते हैं उसके लिए जो ऑपरेशन है उसको बोलते हैं वर्थीम ऑपरेशन। रॉबसिंग तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया है पीछे भी, पॉलीसिस्टिक किडनी में है ना, रॉबसिंग ऑपरेशन है। चलो फिर, हाँ साइन तो अपन पीछे पढ़े ना। पलोमो ऑपरेशन जो होता है वेरिकोसील में किया जाता है, वेरिपल। फिर लोथेसन साइन ऑपरेशन जो होता है फेमरल हर्निया, ठीक है, जब इंग्वाइनल कैनोल है ना, थ्रू इंग्वाइनल कैनोल, तो फेमरल हर्निया अगर हो रहा है, अपन ने कई हर्निया देखा है ना, हाइटस हर्निया, फेमरल हर्निया, है ना, अम्बलाइकल हर्निया, सबके लिए अलग अलग ऑपरेशन, ठीक है ना। तो लोथेसन वाला जो है ये फेमरल हर्निया। फिर लॉकवुड ऑपरेशन भी फॉर फेमरल हर्निया, ये क्या है, इंग्वाइनल कैनोल के थ्रू कर रहे हैं ऑपरेशन, ये क्या है, बिलो इंग्वाइनल कैनोल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा थोड़ा अंतर है बट दोनों एक में ही यूज कर रहे हैं। थीर्स ऑपरेशन जो होता है रेक्टल प्रोलैप्स, रेक्टल प्रोलैप्स में और भी अपन ने कुछ देखा था, क्या आया था, गुड शेल लाइगेचर आया होता है ना। चलो ठीक है, तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशन, इनको कंठस्थ करना है अच्छे से। फिर इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण ट्यूमर्स आ जाते हैं। एक नाम बहुत फेमस है, जैसे देखिए डेस्मोइड ट्यूमर आता है, काइंड ऑफ फाइब्रोमा, है ना, फाइब्रस टिश्यू का ट्यूमर है इसलिए फाइब्रोमा बोला गया, विच अराइजेस फ्रॉम द डीपर पार्ट ऑफ रेक्टस सीथ। तो रेक्टस मसल होती है ना, उसके सीथ के डीपर पार्ट से निकलता है डेस्मोइड। और स्नीबर्ग, ध्यान रखना, स्नीबर्ग कैंसर एक, हाँ स्नीबर्ग, तो ये जो है तुम्हारा स्नीबर्ग जो आता है, देखिए इसका संबंध जो है कार्सिनोमा ऑफ लंग, है ना, इंड्यूस्ड बाय रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ध्यान रखना, जो लोग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के लिए, खासकर से यूरेनियम माइनिंग वगैरह जैसे होती है जहाँ पे, ठीक है ना, तो वहां पे जो लोग काम करते हैं तो उन उससे कार्सिनोमा ऑफ लंग होने का खतरा होता है, इसी को बोला गया उन्होंने स्नीबर्ग कैंसर, ठीक है। और कॉक्स पिकुलियर ट्यूमर, अल्सरेटेड मल्टीपल सीवेशियस सिस्ट ऑफ स्काल्प, मतलब खोपड़ी में, है ना, स्कैल्प में बहुत सारे सीवेशियस सिस्ट हो जाए और उसमें भी अल्सरेटेड फॉर्म में, समझ रहे हो ना, तो उसको क्या बोला जाता है, कॉक्स पिकुलियर ट्यूमर। तो कॉक की खोपड़ी में हो गया सीवेशियस सिस्ट, है ना। पॉट्स पफी ट्यूमर, एडीमा ऑफ स्काल्प, ये भी स्काल्प में ही पाया जा रहा है, इन द ऑस्टियोमाइलाइटिस ऑफ क्रेनियल बोन। तो सूजन इसमें होगी और किस वजह से हो रही है, ऑस्टियोमाइलाइटिस ऑफ क्रेनियल बोन, हड्डी में चूंकि ऑस्टियोमाइलाइटिस होगी, इसमें कौन सा प्रभावित हो रहा है, क्रेनियल बोन अफेक्टेड हो रही है, ठीक है ना। इसी को बोला जाता है पॉट्स पफी ट्यूमर, लेकिन गांठ तो दिखेगी सही। फिर आता है जाइंट सेल ट्यूमर, ये बोन रिलेटेड डिसीज होती है, ऑस्टियोक्लास्टोमा, ठीक है ना। तो हाँ मतलब जीसीटी, ठीक है, जाइंट ऑस्टियो, तो ऑस्टियोक्लास्टोमा जाइंट सेल ट्यूमर, है ना, हड्डी का क्या बोलते हैं तुम्हारा ट्यूमर है ये। और ग्राविस ट्यूमर एक होता है हाइपरनेफ्रोमा, ये किडनी से रिलेटेड बीमारी है, बड़ों में हो जाए तो ट्यूमर उसको ग्राविस ट्यूमर बोलते हैं, और बच्चों में हो जाए, छोटू बच्चों में तो नेफ्रोब्लास्टोमा, है ना, ध्यान रखना। तो इसको नेफ्रोब्लास्टोमा ये भी ट्यूमर ही होता है, लेकिन ये विल्म ट्यूमर इसको बोलते हैं, है ना, और इसको क्या बोलना है, हाइपरनेफ्रोमा, तो ग्राविस और विल्म। फिर है चेरी ट्यूमर, तो सब जानते हो कि जुवेनाइल पोलिप ऑफ कॉलन, कॉलन में पोलिपेंडुलेटेड कुछ उभार निकल आते हैं, है ना, उसी को बोला जाता है चेरी, है ना, चिल्पो, चेरी पो, है ना, बच्चे चिल्पो करते रहते हैं ना, जुवेनाइल। फिर है पोटैटो ट्यूमर, बेरी ट्यूमर और हचिनसंस ट्यूमर। हचिनसन बहुत जगह है अपने, हचिनसंस टी, हचिनसंस ये, हचिनसंस वो। तो पोटैटो बेरी ट्यूमर एंड हचिनसंस ट्यूमर, ये सीवीटी में है, कैरोटिड बॉडी ट्यूमर में पाया जाता है, सीवीटी, ठीक है। हचिनसन बेरी को पोटैटो खाने से सीवीटी हो गया, ठीक है ना, कैरोटिड बॉडी ट्यूमर हो गया।
फिर इसके बाद है बन शेप्ड ट्यूमर। बन, बन क्या होता है? बन का मतलब जैसे अपन पाव होता है ना, ऐसे गोल 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 ऐसे करके, दिखे वो ब्रेड है ना, गोल गोल वाली जो आती है, उसके लायक अगर दिख रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? सॉलिड कार्सिनोमा ऑफ ब्लैडर। ये कैंसर है ब्लैडर का भाई साहब, हार्ड कंसिस्टेंसी का होता है, बट ब्रेड सॉफ्ट होती है, ये हार्ड है। ठीक है, बन्नी का ब्लैडर हो गया, बन्नी का ब्लैडर। फिर प्रेगनेंसी ट्यूमर तो सब लोग जानते हो, गम में होता है ना, इसमें हाइपरट्रोफिड गम इन प्रेगनेंसी। कई बार पूछा जाता है भैया कहाँ पर पाया जाता है प्रेगनेंसी ट्यूमर? यूट्रस उट्रस में नहीं लगा के चले जाएगा, है ना, तो गम में प्रेगनेंसी ट्यूमर। यूनिवर्सल ट्यूमर जो होता है लाइपोमा, लिपिड, अब तो सभी के पाया जाता है, छोटा बड़ा ही, यूनिवर्सल लिप, है ना। फिर है बर्किट्स ट्यूमर, बर्किट्स लिम्फोमा के नाम से भी जाना जाता है, इसको नॉन हॉजकिन लिम्फोमा बोलते हैं। क्रुकेनबर्ग ट्यूमर को बोलते हैं टिपिकल सेकेंडरी ऑफ ओवरी, तो ओवरी का ट्यूमर है ना, क्रुकेनबर्ग। ओके, फिर इसके बाद आता है रास्पबेरी ट्यूमर है अम्बिलिकल एडिनोमा, है ना। एडिनोमा जहां पर आ जाए कोई शब्द में ग्लैंडुलर, वहां पर आपका ट्यूमर बन रहा है, ठीक है ना। तो अम्बिलिकल एडिनोमा में ये है तुम्हारा क्रुकेनबर्ग, क्रुकेन सॉरी रास्पबेरी, ठीक है, रास्पबेरी अम्बिलिकस, रस भरी अम्बिलिकस। चलो, फैंटम का फेफड़ा, ये तो सबको याद ही होगा। लंग्स में जो ट्यूमर होता है उसको बोला जाता है फैंटम ट्यूमर, तो फैंटम का फेफड़ा। अब ब्राउन ट्यूमर हो गया हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, ठीक है, तो इसका थायराइड नहीं पैराथायरॉइड का मामला है, ठीक है ना। तो ये कुछ हो गए तुम्हारे इंपॉर्टेंट ट्यूमर्स। अब फिर कुछ अल्टरनेटिव नेम्स हैं। नेम में क्या है? कॉर्न को ग्रेन बोलते हैं, अब बोलने वालों को तुम कैसे रोकेंगे, है ना। तो ग्रेन लाइक कॉर्न होता है, और बॉयल को फरंकल बोलते हैं, सबको पता ही होगा, फरंकल बाल तोड़। स्टाई को हॉर्डियोलम बोलते हैं, ठीक है, हॉर्ड स्टाई। और सेबेसियस सिस्ट को वेन बोलते हैं, सीवा वेन करके याद कर सकते, सीवा वेन। बीसीसी मतलब बेसल सेल कार्सिनोमा रोडेंट अल्सर बोलते हैं, ठीक है, बेसल सेल कार्सिनोमा को क्या बोलते हैं? रोडेंट अल्सर, बीसीसी ऑन रोड, है ना। बीसीसीआई तो रोड में आ ही जाती, पाकिस्तान में खेलते तो कमाई कम हो जाती है इस बार। तो बर्जर्स डिसीज कई बार पूछा गया है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नाम दिया जाता है थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरल, ठीक है। जो निकोटीन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, खास करके महिलाओं में, बर्जर डिसीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेगा। निकोटीन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर भी होता है, निकोटीन यूजर कैसे भी। तो इसको वर्जर डिसीज बोलते हैं। बर्जर, ताऊ को बर्गर, ताऊ बर्गर खाएं, TAO बर्गर खाएं, इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं? TAO करके, थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस को, ना। ताऊ जी बर्गर खा रहे। फिर इसके बाद बेड सोर होता है ना, कुछ लोग बहुत लंबे समय तक, कोई मान लो बीमारी तो महीनों महीनों सालों साल बिस्तर में पड़े रहते हैं, उनमें जो होने वाला अल्सर होता है उसको बोला जाता है बेड सोर, डिकोबाइटस अल्सर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डिकोबाइटस अल्सर, ठीक है ना। ऑस्टियोपेट्रोसिस, मार्बल बोन, ध्यान रखना। ऑस्टियोपेट्रोसिस में क्या है? ज्यादा कैल्शियम यूज करने से होता है, ठीक है ना। इसमें जो रीमॉडलिंग ऑफ बोन जो है थोड़ा अलग तरीके का होगा, काफी ब्रिटल बोन हो जाती है ना, और कैल्सिफाइड हो जाती है, तो मार्बल बोन नाम ही है, ठीक है, पेट्रो मार्बल।
पेट्रोसिस जो है मतलब ऑस्टियोपेट्रोसिस मार्बल बोन कहते हैं, और पॉइकिलोसिस जो होता है स्पॉटेड बोन में। जैसे आप एक्सरे करोगे तो उसमें छोटे छोटे स्पॉट्स दिखने को मिलते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है ऑस्टियोपॉइकिलोसिस। ये जो है ना जेनेटिक फिनोमिना है ना, तो इसको स्पॉटेड बोन बोला जाता है। तो ऑस्टियोपॉइकिलोसिस जो होता है स्पॉटेड बोन में, मार्बल बोन ऑस्टियोपेट्रोसिस। फिर आता है तुम्हारा नेक्स्ट में अर्टिकेरिया को जानते हो, हाइव बोलते हैं, मधुमक्खी का छत्ता है ना, ऐसे हो भी जाता है इधर, तो हाइव्स बोलते हैं। शॉक लंग किसको बोलते हैं? ARDS को, बहुत फेमस फिनोमिना है ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है ना, खासकर बच्चे जिनका प्रॉपर रिसर्सिटेशन नहीं हो पाता है तो ARDS से मृत्यु हो जाती है उनकी ना। तो ARDS शॉक लंग भी बोलते हैं इसको, डूबने की वजह से हो या बच्चों में जो रिसर्सिटेशन वगैरह नहीं होता प्रॉपर। फिर है पैजेट्स डिसीज। अब पैजेट डिसीज कहीं भी हो जाती है, इसमें ऑस्टियाइटिस डिफॉर्मेन बोलते हैं। जैसे किसी भी चीज के बनने का एक समय होता है ना, जैसे स्किन 28 दिन में पूरा नए शेप में आ जाती है, हड्डी जैसे अपन बताते हैं कि 8-8 साल लग जाते हैं। तो इसमें क्या है, डिफॉर्मिटी ये आ जाती है कि कुछ अच्छी मतलब बोन जैसे बनती है प्रॉपर वैसे बनेगी, कुछ वीक बोन बनती है, डेंसिटी कम हो जाती है उनमें, ठीक है ना। तो इसी को उन्होंने क्या बोला, पैजेट्स डिसीज, ऑस्टियाइटिस डिफॉर्मेन बोलते हैं। डिफॉर्मेन नाम है, डिफॉर्मिटी हो रही है ना। हाँ, रिकेट्स, पैगोडी, पैगोडी। विल्सन डिसीज तो सभी जानते हो, हेपेटोलेंटिकुलर डिजनरेशन किसकी वजह से होता है? कॉपर की वजह से, इसमें कॉपर का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है ना। इसको विल्सन डिसीज बोलते हैं। फिर इसके बाद है सर्जिकल पोजीशंस एज यूजुअल। चलो तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है। टेस्ट में तुम्हारा फिर स्वागत होगा, स्वैग से करेंगे सॉल्व।